नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत में जो अभी जो है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है, नेटो, इस्पात के उद्योग के बारे में, भारत की जनसंख्या नीति क्या चल रही है, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में और समुद्री अपशिष्ट की समस्या के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, सबसे पहला आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहला है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। अभी यहाँ पर ये जो है नई दिल्ली में हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है और ये जो बौद्ध सम्मेलन किया गया है इसमें कौन कौन से लोगों ने शामिल किया था और कौन कौन यहाँ पे आए थे। ठीक है, किस किसने मिलकर के बनाया, ऐसे सब सवाल किए जाते हैं। तो देखिए, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है वो संस्कृति मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो दिल्ली में बना हुआ है ना, वहीं पर उन्होंने किया था यहाँ पर, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के नेतृत्व के बारे में सारी बातें बताई हैं। ये बताया है कि भाई आज के समय में जो बुद्ध धर्म है, उनके सिद्धांत, उनके अंतर्विश्वास, संवाद, उनकी सारी की सारी चीजें आज की हमारी सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, आज की सोसाइटी में इनका क्या योगदान है। तो ये जो शिखर सम्मेलन है उसमें भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति में बौद्ध धर्म की जो बढ़ती भूमिका है उस पर काफी ज्यादा प्रकाश डाला गया है। सॉफ्ट पावर के माध्यम से अनुनय और आकर्षण का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के बिना जो है ये सारी चीजों को यहाँ पर एक तरीके से जानकारी जो है वो दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बौद्ध धर्म द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस समिट ने बुद्धिज्म के बारे में सारी की सारी बातें, इवन जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट के लिए भारत के अंदर क्या क्या चीजें करी गई, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको वापस से उसका उद्धार करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने के लिए विशेष बौद्ध पर्यटक सर्किटों का निर्माण करना, और भारत ने दक्षिण कोरिया के बौद्ध तीर्थ यात्रा की मेजबानी करी है। साथ ही साथ दलाई लामा तिब्बत की जो भी यहाँ पर सरकार है उसकी उपस्थिति के बीच वैश्विक बौद्ध समुदाय में भारत की छवि काफी मजबूत कराई गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो है बौद्ध धर्म के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे की गई। उसके अलावा यहाँ पर बुद्ध में पूरे भारतवर्ष में पैन एशिया धर्म की जो इसमें क्या उपस्थिति है, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट एक्ट फर्स्ट नीति। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ये नीति है। तो इस नीति के तहत भारत हमेशा से आगे बढ़ता है। भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे जितने भी नेबर्स है ना, वो सब बौद्ध धर्म को यहाँ पे अपनाते ही अपनाते हैं। तो मतलब उनके यहाँ बौद्ध धर्म का ही है रिवाज, वहां पे धर्म सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। तो उस प्रकार से हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग अपना, अगर हमें नेबरहुड के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस बना करके रखने हैं तो ये सब चीजें हमको करनी ही पड़ेंगी, ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे। नेटो, यहाँ पर जो जेलेंस्की है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उन्होंने यहाँ पर नेटो को यूक्रेन को गठबंधन में आमंत्रित करने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार नेटो के लिए यूक्रेन को सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का रणनीतिक निर्णय लेने का समय अब बिल्कुल आ चुका है। जो ये नेटो है ना, ये यहाँ पर अभी 31 मेंबर की यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कब बनी थी, 1949 में।
ताकि जितने भी 31 देश हैं ये आपस में रक्षा, सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और ये कोई भी यूरोप देश जो है इसके अंदर आके जुड़ सकता है, जो नेटो के सिद्धांतों का पालन कर सकता है, और साथ ही साथ नॉर्थ एटलांटिक का जो रीजन है उसमें अपना योगदान दे सकता है, या फिर वहां पर अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है। तो नेटो जो है यहाँ पर वो सारे, अगर कोई भी यहाँ का डिसीजन लेना होता है, वो 31 सदस्य देश जो है वो सामूहिक इच्छा से ही लेते हैं। अपनी मर्जी यहाँ पे कोई नहीं चलाता है। यहाँ पर सबको सामूहिक इच्छा से ही पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो लेना होता है। नेटो का जो प्रमुख कार्य है वो सामूहिक रक्षा करना, संकट प्रबंधन करना, सहकारी सुरक्षा करना, ये सारी चीजें होती है। सामूहिक रक्षा का मतलब यही होता है कि कभी भी मान लीजिए कभी भी किसी और ने कोई हमला कर दिया, तो वहां हमले के विरुद्ध जो है यहाँ पर मतलब हमले के विरुद्ध में ये 31 सारे एक साथ जुड़ जाएंगे हमले के समय। ठीक है। यहाँ पर वॉशिंगटन संधि भी हुई थी, जिसके अंदर यहाँ पर जो है 9/11 के जो जहाँ पे आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद भी नेटो ने अपने इतिहास में पहली बार अनुच्छेद 5 को भी लागू किया था। मतलब दोनों एक दूसरे की कई बार जो है वो रक्षा, सामूहिक रक्षा के बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। और जब यहाँ पर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोप में रूस के पड़ोसी देशों में नेटो को शामिल करने की रुचि काफी बढ़ गई। यूक्रेन बार बार नेटो को शामिल करने की मांग करता रहा, साथ ही स्वीडन ने भी नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो नेटो अपना ओपन डोर पॉलिसी है कि भाई अनुच्छेद 10 पे आप कहीं भी किसी को भी ऐड कर सकते हो। अगर नेटो में शामिल होना है तो किसी भी देश को आमंत्रित करने का कोई भी निर्णय उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा जो है वो लिया जा सकता है। और इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है कि भाई लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, विश्वास बनाया जाए संघर्ष को रोकने के लिए, और शांतिपूर्ण समाधान कोई भी निकालना है। अगर मान लीजिए कोई कूटनीतिक आपस में डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो नहीं हो पा रहा, तो उनके पास संकट प्रबंधन कार्य में सैन्य क्षमता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप नेटो का इतिहास देखेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि नेटो ने जो है साथ मिलकर के काम करने के लिए काफी प्रयास यहाँ पे किए हैं, और काफी कोशिश करके ये चीज सफल भी बनाई है। ठीक है। तो नेटो को याद रखिएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। नेटो अपने आप में आप सभी जानते हैं कि देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये बनता है कि नेटो कब बना था। समझ रहे हैं? नेटो यहाँ पर बनाया कब गया था, ये सब कई बार पूछा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 31 मेंबर की है। 29 यूरोपियन है, 2 नॉर्थ अमेरिकन है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में साइन हुआ था 1949 में। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कई बार नेटो जो है ना वो यूएसएसआर के ऊपर एक खतरा मंडराने वाली बात हो जाती है यूएसएसआर के लिए। ठीक है ना? तो नेटो का याद रखिएगा। अभी इसके अंदर अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आइसलैंड, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्थ मैसेडोनिया, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, यूएसए, यूके, टर्की, स्पेन, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, नॉर्वे, मोन्टाग्रो, लक्समबर्ग, इटली, ये सब इसमें शामिल, जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इनके अगर नेटो के मेन हेडक्वार्टर्स पूछेंगे, देखो अगर नेटो की संधि पूछेगा तो वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि नेटो के मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। अगला है यहाँ पर डिलॉइट या फिर स्टील आउटलुक के ऊपर। अभी डिलॉइट ने यहाँ पर एक अपनी रिपोर्ट जारी की है, स्टील आउटलुक 2023। उनके हिसाब से कच्चे माल की उपलब्धता इस्पात आयोग के लिए काफी बड़ी चुनौती के रूप में शामिल हो रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो भारत के अंदर जो है 2% से ज्यादा जो है स्टील इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने भी ये बताया है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है क्रूड कच्चे इस्पात के लिए, और फिनिश प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पर काफी आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रॉपरली स्टील का भी यहाँ पे इंक्लूड करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? सबसे पहले तो वित्त, फाइनेंस, बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके अंदर। ग्रीनफील्ड रूट के माध्यम से 1 टन स्टील बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा हाई है हमें बनाना। अगर चाइना, जापान, कोरिया की बात करें तो वहां पे थोड़ा कम सस्ते में मिल जाता है। इंडिया में अगर आपको स्टील का पूरा कुछ भी उद्योग करना है तो बहुत ही हाई लेवल पे जाता है। वही लॉजिस्टिक्स, रसद की बात करें तो भारतीय इस्पात निर्माताओं को अपनी रसद आवश्यकता की, जो कि कई बार काफी महंगी पड़ती है, उसमें काफी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके अंदर इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की चीजें, लौह और ऐसा कोयला, दोनों यहाँ पर थोक खनिज में आते हैं, तो ये चीजें भी आती हैं। स्टील अपने आप में बहुत बड़ी थोक वस्तु है।
जिसकी वजह से जो कच्चा माल है और जो स्टील तैयार होती है, दोनों की परिवहन एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो देखो, इनको इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवेज का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल रेलवे हमारा पसंदीदा साधन है। तो यहाँ पर इनकी जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है, वहां पे संबंधी सीमाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिए रसद प्रबंधन की चीजें आ जाती हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ सरकार ने यहाँ पर जो है उनका कर की दरों को घटा करके 25% तो कर दिया है, पर फिर भी यहाँ पर गैर विश्वसनीय कर शुल्क और उपकार है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इस्पात उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है। साथ ही साथ भारत में लौ ये सब कोयले के भंडार अच्छे खासे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो है ना, मतलब कोकिंग कोयला, वो अपर्याप्त है। तो अगर हमें 300 मिलियन टन्स का यहाँ पर गोल अचीव करना है नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत, तो हमें यहाँ पर जो है कोकिंग कोयले के उपयोग की आवश्यकता काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी यहाँ पे हार्म होता है। एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे कंसर्न्स है जो हमें यहाँ पर देखने हैं, हमें यहाँ पे समझाने सुलझाने भी होंगे। तो एनवायरनमेंट के भी काफी सारे कंसर्न्स हैं जो हमको देखने हैं और सुलझाने भी होंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्टील की ग्रोथ हुई है भारत में। 1950 से 60 के दशक में कुछ खास ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि उस समय जो है भारत में स्टील प्लांट्स भी काफी कम थे, और उस समय के जो 5 ईयर प्लान्स पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद के जो 5 ईयर प्लान्स आए, उसमें सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं औद्योगिकीकरण, वो उसको बढ़ावा मिला। क्यों मिला? क्योंकि 5 ईयर प्लान्स में हमने सोचा कि अगर हम बाहर से करवाते हैं, इतना खर्चा पड़ता है, इतना महंगी पड़ती हैं चीजें, तो क्यों ना हम भारत में ही इन चीजों को बनाना शुरू कर दें। तो इसकी वजह से भारत ने सेकंड और थर्ड, उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान में इन चीजों में चेंजेस लाने शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर जब आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद, तो इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया और काफी नए रूप से यहाँ पे दे दिया गया। अगला डेटा आया है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने, आप सभी लोग जानते हैं भारत यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर जो है कंट्री के रूप में यहाँ पर अब बन चुकी है। जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला देश जो है, चीन को पछाड़ के हम आगे आ गए हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो शिशु मृत्यु दर, उसके बाद कम उम्र में शादी होना। कम उम्र में शादी होती है तो बच्चे अधिक होने की संभावना ज्यादा होती है। महिलाओं की शिक्षा स्तर पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर जो प्रजनन क्षमता है, ठीक है, शिक्षा का स्तर अगर बढ़ा देंगे ना, तो यहाँ पर ये चीजें कम होंगी, लेकिन भारत में ये चीजें भी हुई नहीं है ज्यादा। गर्भ निरोधक का यहाँ पर फैमिली प्लानिंग करना, परिवार नियोजन, विवाहित महिलाओं में से केवल 56% ही यहाँ पर जो परिवार नियोजन के तरीके हैं उनको समझती हैं, बाकी सबको यहाँ पर ऐसे नहीं किया जाता। बाकी लड़कों के लिए वरीयता होना, मान लीजिए अभी एक जो है महिला की शादी हुई और उनकी एक बेटी हो गई, उसके बाद क्या होता है ना, लड़कों की चाहत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पर आप क्या क्या करेंगे, मेल चाइल्ड के लिए जो है यहाँ पर जब तक बेटे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक अगर मान लीजिए 4 बेटियां हो गई हैं, तो अगले यहाँ पर बेटा ही चाहिए, सन ही चाहिए, उसके लिए यहाँ पर जो है कोशिश जारी रहती है। साथ ही साथ शहरीकरण के साथ औद्योगिकीकरण का भी प्रजनन क्षमता में गिरावट के कारण होते हैं, और परिवार में एक आर्थिक इकाई के रूप में अपना कार्य खो दिया और केवल एक उपभोक्ता इकाई बन गया है। सरकार चाइल्ड लेबर और एजुकेशन कंपलसरी कर रही है, ये भी सरकार ने चाइल्ड लेबर जो है आर्टिकल 24 में बैन की है, और आर्टिकल 21A में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राइमरी वाली कंपलसरी कर दी है। ठीक है भाई, तो वही है इसके अंदर। और तो अभी अगर मैं अभी की बात करूं यहाँ पर, तो अभी भारत में राजनीति जो हमारी सॉरी जनसंख्या है उसकी नीति क्या चल रही है, तो देखो वो तो है नेशनल पॉपुलेशन का पॉलिसी 2000 में ही आई थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई अगर आपको गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने हैं, आपको स्वास्थ्य देखभाल करनी है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, वो सब बताया। और ये बहुत लंबा ऑब्जेक्टिव है, ये नहीं है कि सरकार 2000 में लेके आई और 2001 में पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ा देश है, 142 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी चीजें, बहुत आसान हो जाएगा चीजों को देखना, नहीं। उसके लिए यहाँ पर सरकार ने
जो है 2045 तक का टारगेट रखा है कि 45 तक आने के समय में हम लोग इसमें जो है चीजों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, 2045 तक। अब यहाँ पर देखो काफी ज्यादा जनसंख्या का बदलाव हो रहा है, तो सरकार को भी यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर जो है सरकार को जो जनसंख्या बढ़ती रही है, क्योंकि पिछली पीढ़ियों की उच्च प्रजनन दर के कारण प्रजनन आयु समूह में भी लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब ये कोशिश है कि भाई आगे आने वाले कुछ दशकों के भीतर जनसंख्या प्राप्त करने वाला है, मतलब एक स्टेबल जनसंख्या हमारी हो जाएगी। और 60 वर्ष से जो अधिक आयु के नागरिक हैं उनकी संख्या काफी कम हो गई है, जबकि युवा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर वही है कि ये तो नहीं हम ऐसे कहेंगे कि भाई सरकार यहाँ पे ये करे कि भाई दो ही बच्चे अच्छे, या जो भी आप तो उस वजह से क्या होगा कि हमारे आगे आने वाले समय में जो हमारे वो है ना बच्चों की जो एक आप कह लीजिए कि बूढ़े जो होंगे वो कम यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो उसी के लिए यहाँ पर कोशिश करी गई है। और विषम लिंगानुपात, छोटे परिवार के मानदंडों में पुरुष बच्चों के लिए उच्च वरीयता बनाई गई है, जिसकी वजह से लिंगानुपात बहुत ज्यादा हो गया। तो आज के समय में हमें पॉपुलेशन पॉलिसी से ज्यादा ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो जनसंख्या है वो खुश भी है, वो स्वस्थ भी है, वो उत्पादक कर भी रहे हैं उतना ज्यादा। तो ये चीजों पर भी फोकस सरकार को ही देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं सभी लोग? और ये चीज हम अनुमानित लगा सकते हैं कि वर्ष 2050 तक 15 साल से कम उम्र वालों की तुलना में 60 साल से लोग ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो है बहुत ही यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। ये यंग पॉपुलेशन आगे चल के बूढ़ी हो जाएगी, तो बूढ़े लोग बहुत ज्यादा दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी है ना, ये इस तरीके की आपको आगे समय में देखने को मिलेगी ही। और बाल लिंगानुपात में गिरावट की पृष्ठभूमि में नई जनसंख्या नीति में सक्रिय रूप से लिंगानुपात को संतुलित करने पर ध्यान जो है वो सरकार को देना चाहिए। और कुछ राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु, ये कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन दर जो है लेकर के आ चुके हैं। इनमें से भी और ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगला, हमारा निर्यात क्षेत्र जो है, कपड़ा और परिधान का निर्यात क्षेत्र में 14% की गिरावट आई है पिछले कंपैरिजन में। तो यहाँ पर $41.3 बिलियन के निर्यात में जो कपड़ा और परिधान का कुल मार्च निर्यात में 9.79% योगदान रहा है, जबकि $35.5 बिलियन का निर्यात दर्ज किया गया था, और ये माल निर्यात का केवल 7.95% था। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय निर्यात की भागीदारी का निम्न स्तर है, भारत की निर्यात टोकरी का सीमित विविधीकरण है, भारतीय उत्पादों की कम प्रतिस्पर्धा है, पिछड़ी अवसंरचना है, जटिल भूमि है, खंडित और अनियमित रसद क्षेत्र है। इन सब की वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा जो है देखने को मिला। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर जैसे बांग्लादेश और वियतनाम है वो काफी आगे बढ़ गए हैं, जबकि भारत का यहाँ पर जो एक हाल ही के वर्षों में जो एक शेयर है, जैसे कि कपड़ा, वस्त्र और जूते में, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। क्षेत्रीय विषमताओं की अगर भी हम बात करें तो 70% निर्यात 5 राज्यों का वर्चस्व रहा है उसमें अंदर। तटीय राज्यों में भी यहाँ पर जो है वो इंडिया ने काफी कम परफॉर्म करा है। उत्तराखंड और तटीय राज्यों के अलावा उनकी गुणवत्ता या मात्रा में सुधार के लिए संबंधित राज्य सरकारों के निर्यातक की मजबूत समर्थन का भी अभाव है। तो इस प्रकार से ये भी आप इसमें याद रख सकते हैं कि अभी इस तरीके का हुआ है। बस इसमें इतना याद रखिएगा, इसको इम्प्रूव करने के लिए भारत ने क्या क्या किया है। आत्मनिर्भर भारत जैसी चीजों को यहाँ पर लेके आना, नई नई जॉब्स को लेके आना। आपने सुना होगा मित्र पार्क्स बनाए गए थे, काफी फेमस थे, पीएम मित्र पार्क्स बनाया गया है। और चाइना जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, उनके मॉडल से भी सीखा है। तो काफी सारी चीजें इस तरीके से की गई हैं जिसमें हम नई नई स्ट्रैटेजीज और नई नई प्लानिंग्स को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सरकार जो है अभी इन सब के लिए एग्रीकल्चर, समकारी योजना, ड्यूटीज, शुल्क और करों पे छूट देना, निर्यात गारंटी योजना, कृषि उड़ान स्कीम, निर्यात योजना के लिए व्यापार अनुसंरचना, निर्यात हब के रूप में जिले, ये सब कुछ ऑलरेडी कर रही है, ताकि हम लोग एक जो पूरा वो होता है ना, पूरा एरिया को बूस्ट अप करना, वो बूस्ट अप करने के ऑब्जेक्टिव से सरकार ये सारी चीजों को भी यहाँ पर दे रही है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे।
अगला है मरीन लिटर क्राइसिस, समुद्री अपशिष्ट की समस्या। दिल्ली की एक जो है यहाँ पर एक एनजीओ कह लो आप, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उन्होंने यहाँ पर मरीन लिटर के बारे में बताया है कि तटीय शहरों में गठबंधन की यहाँ पर काफी कमी है। यहाँ पर एक अलग से हमें, देखो आप सभी जानते हैं 7,516.6 किलोमीटर की हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा समुद्री अपशिष्ट भी इकट्ठा हो जाता है। समझते हैं ना सब लोग इस चीज को? तो वही जो समुद्री अपशिष्ट हो जाता है उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। अगर इस प्रकार का कोई समुद्री अपशिष्ट भी इकट्ठा हो गया तो उसको मैनेज करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। तो उसको यहाँ पर जो है इस तरीके से करने के लिए क्या किया गया है, बहुत बड़ा एक इशू है हमारा। 80% का कोई मिसमैनेजमेंट हो जाता है, बाकी 20% जो है वो कोस्टल एरियाज में नुकसान देता है। प्लास्टिक वहां पे इकट्ठा हो जाता है, कैसे कैसे चीजों पे आता है। वहां पे जो भी खोया हुआ सामान है, फेंका हुआ सामान है, मछली पकड़ने के यंत्र होते हैं, वो सब चले जाते हैं। बीचेस में चीजें हो जाती हैं, समुद्री तटों पर हो जाती हैं। समुद्री अपशिष्ट के अन्य योगदान में यहाँ पर जैसे कि सीवेज का कुछ हो गया, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक कचरा, केमिकल्स, जहाज तोड़ना, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन सरकार ने इसके लिए कोशिश भी करी है कि भाई प्लास्टिक का जो भी सामान होगा उसको मैनेज करने के लिए 2016 में जो है यहाँ पर प्लास्टिक बैग पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। भोजन पे या अन्य किसी खाद्य पदार्थ की पैकिंग के लिए रिसाइकलिंग जो है उसका ही सिर्फ उपयोग किया जाएगा। और ये जिम्मेदारी जो है ना वहाँ की लोकल बॉडीज की आती है, मतलब म्युनिसिपैलिटी की आती है। वो ही यहाँ पर देखेंगे कि हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ये सारी चीजें मैनेज करने की जो जिम्मेदारी होती है ना वो उन्हीं की सिर्फ बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन कर दिया गया था। वो बात अलग है कि हुआ नहीं सही से। तो आगे आने वाले समय में यही एक उपाय बनता है कि हमारे जितने भी मरीन पॉल्यूशन होता है उससे डील करने के लिए हम लोगों को जो है ऐसी वस्तुओं की पहचान करनी पड़ेगी जो गैर प्लास्टिक है, रिसाइकिल नहीं हो सकती, या फिर उनको कभी बायोडिग्रेडेबल सामग्री में बदला नहीं जा सकता। तो पहले तो ये काम करना पड़ेगा। उत्पाद डिजाइनरों के साथ काम करके एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और पुनः प्रयोजन डिजाइन के विकल्पों को भी हमें चुनना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें क्लोजिंग द लूप परियोजना लेके आनी पड़ेगी। सारे सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना पड़ेगा, उसको एक ऐसे आइटम से रिप्लेस करना पड़ेगा जो दोबारा यूज किया जा सके और ज्यादा टिकाऊ भी हो। ठीक है। रिवर की क्लीनिंग करना, बीचेस की क्लीनिंग करना, ये तो देखो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा किया भी जाता है, तो उसी को यहाँ पर उपयोग में लाना है। और ये चीजें जो है वो और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। अगला आते हैं FSSAI के ऊपर। आज का हमारा प्रश्न है FSSAI। आप सभी लोग जानते हैं ये वाला, कई बार आप लोगों ने मेरे मुंह से नाम सुना होगा। FSSAI ये 2006 में बनाई गई थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये FSSAI जो है ना, ये क्या काम करती है? इसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कि भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है उनके अंडर आती है, जिसके हेडक्वार्टर भी दिल्ली में बने हुए हैं। इनका काम है कि पूरे तरीके से जो सेफ्टी है ना उसको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अपने 6 रीजनल ऑफिस भी हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचिन। वहां पर भी अलग अलग लैब भी बनी हुई है जो यहाँ पर ये देखती है कि भाई जो भी आपके फूड आइटम्स हैं उन फूड आइटम्स में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से लिखे हुए हैं, सारा उनको लाइसेंस देना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, हर चीज में यहाँ पर FSSAI का लाइसेंस होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ भी आप सामान खरीदते हैं बाहर से पैकेज्ड वाला, उस पे एक ऐसा लोगो बना होता है, और इस लोगो में आपको ऊपर इस तरीके से एक फूल पत्ती सी दिखेगी इधर, और ये अलग से कलर में दिखेगा। तो ये जो लोगो आपको मिलता है ना वो इसी की पहचान कराता है। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है यहाँ पे कौन रिलीज करता है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब है कि लॉजिस्टिक्स ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। ठीक है। ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ये अभी रिलीज की गई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये लॉजिस्टिक्स के मामले में बताता है, डिफरेंट 6 डायमेंशंस के ऊपर काम करता है। कौन कौन से? कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, टाइमलेस ऑफ शिपिंग, इन सब के ऊपर यहाँ पर जो है वो काम करता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2010 से 2018 के बीच में इसको हर 2 साल में लाया जाता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको लेकर के नहीं आया गया, तो 2023 में आया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में यहाँ पर यूएसए ने टॉप किया है। इंडिया की रैंक 38 आई है, 44 से आगे हो गई है। तो टॉप में यहाँ पर जो आती है, जिसने यहाँ पर काफी अच्छे से परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है, तो वो है यहाँ पर कौन है? यूएसए। ठीक है। तो
इंडिया यहाँ पर अब जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है 2023 में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमसे इम्पोर्टेंट ये बनेगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इंडिया के क्या रैंक है और इसको टॉप किसने किया और उसको निकालता कौन है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सी है। यहाँ पर सिंगापुर ने टॉप किया, छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे है कि इसको सिंगापुर ने टॉप किया है, यूएसए ने नहीं किया है इस बार, बाकी सारा ठीक लिखा हुआ है। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट कौन रिलीज करता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा, इतना इसके अंदर इनफ है। क्लियर हुआ सबका यहाँ तक? यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।